झूमा गंगानगर में एक मंदिर के सामने रोजाना बैठकर भीख मांगा करती थी। उसको 2 दिन से बुखार भी था। वही एक छोटी बच्ची हरदम बिलखती रहती थी। कुछ लोग उस पर रहम खाकर उसे कुछ खाने का सामान और चंद पैसे उसकी झोली में डाल दिया करते थे। एक दिन भीख में कुछ न मिला था। झूमा की आंखों से आंसू बह रहे थे। आज तो बच्ची के खाने भर के भी पैसे नहीं मिले, कहां से खिलाऊंगी। धीरे धीरे रात हो गई और उसने घर आकर बच्ची को पानी में चीनी घोलकर पिला दी और खुद पानी पी लिया। बुखार और थकावट की वजह से आंखें बंद करके बिस्तर पर लेट गई और पुरानी यादें ताजा हो गई। उसका शोहर भटिंडा में ऑटो चलाता था और झूमा लोगों के घरों में काम किया करती थी। इधर कई महीनों से नरेंद्र हादसे का शिकार होने की वजह से ऑटो चलाने नहीं जा रहा था। 3 घरों में काम करके मुश्किल से 2000 रुपए मिलते थे। सास की तबीयत खराब होने की वजह से उनका भी ख्याल रखना पड़ता था और सास हर दम उसके कामों में कमियां निकाला करती थी। मेरा बेटा दिन रात बिस्तर पर पड़ा करा रहा है और तुम सारा दिन घूमती रहती हो। अम्मा, घर का सारा काम निपटा कर तो जाती हूँ। आपकी और बेटे की खिदमत में कोई कमी हो तो बताइए। बच्ची को भी सुला कर जाती हूँ, कुछ पैसे मिल जाते हैं तभी खर्च चल पाता है। हाँ, अरे ये कहो कि घर में पैर टिकते ही नहीं, सारी कमाई तो तुम्हें ही देता है। अरे बचत करती तो आज काम आती, लेकिन तू तो उसकी कमाई से गुलछर्रे उड़ाती रही। कितनी कमाई ही होती थी, मैं क्या गुलछर्रे उड़ाऊंगी, हमेशा तंगहाली में ही रहते थे। वो सब मुझे मत बताया करो, मैं खूब जानती हूँ तुम्हें। झूमा कुछ नहीं बोलती। वो काम से वापस आती तो खाना बनाती, नरेंद्र और अम्मा को खाना खिलाती। दवा के बाद जैसे ही वो निकलने को होती तभी, अरे बहू, मेरे सिर में तेल लगा दो। झूमा उनके सिर में तेल लगाकर कंघी करती है। सास की कड़वी बातें सुनकर उसका दिल पसीज जाता है। एक दिन, आज काम पर मत जाओ, देखो कितनी बारिश हो रही है, मुझसे नहीं होता काम। काम छूट जाएगा तो घर में खाने के लाले पड़ जाएंगे। इनका तो हमेशा से ही मुझसे बैर है, खुद ही चुपचाप हो जाएंगी। झूमा ने खाना बनाया, सबको खिला पिलाकर सोने के लिए गई। तभी नरेंद्र, क्या बात है, आज कुछ हुआ है क्या? अम्मी से कुछ कहा सुनी हो गई है क्या? ये कौन सी नई बात है, सब तुम्हें नजर आ रहा है ना। मैं भी तो पैर तुड़वा कर बैठा हुआ हूँ, तुम्हारे ऊपर सारी जिम्मेदारियाँ आ गई हैं। मैं तो जैसे तैसे सब करने की कोशिश कर रही हूँ ना। मेरा प्लास्टर अगले हफ्ते ही कटने वाला है, देखो क्या होता है। दूसरे दिन जब झूमा काम से वापस आई तो नरेंद्र को तेज बुखार था। झूमा बुखार की दवाई लेकर आई पर बुखार नहीं उतरा। उसने पानी की पट्टी सर पर रखी, तब कहीं जाकर शाम को बुखार उतरा। झूमा सोने चली गई। करीब 12 बजे नींद खुली तो देखा अम्मी बैठी खांस रही थी। वो दौड़कर उनकी पीठ सहलाने लगी और उनकी अचानक सांसें रुक गई और उन्होंने दम तोड़ दिया। दोनों ने सोचा भी नहीं था कि अम्मी इतनी जल्दी चली जाएंगी। दूसरे हफ्ते नरेंद्र प्लास्टर कटवाने गया तो हड्डी नहीं जुड़ी थी। ये सुनकर उसका दिमाग घूम गया और घर आते ही वो सो गया। झूमा उनके कमरे में गई तो वो मुंह ढककर सोया था। क्या हुआ, प्लास्टर कटा नहीं? अभी नहीं, 2 हफ्ते बाद कटेगा। या खुदा, ये कैसी इम्तिहान ले रहा है। झूमा, सिर में बहुत दर्द हो रहा है, जरा दबा दो। रात हुई, सब सो गए थे। सुबह जब वो उठी तो नरेंद्र बिस्तर पर नहीं था। उसने सब जगह तलाश किया पर वो कहीं नहीं था। रात होने को आई और झूमा का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। 1 हफ्ता, फिर 1 महीना, फिर 6 महीने बीत गए। झूमा इंतजार करते करते थक गई। सारे काम भी छूट गए। अपने शौहर को ढूंढते ढूंढते वो गंगानगर आई थी। वो तो कहीं नहीं मिला पर अपनी बच्ची का पेट पालने के लिए कुछ तो करना ही था। तब से ये मंदिर के सामने ही बैठकर भीख मांगने लगी। सुबह जब देर से आँख खुली तो बच्ची को लेकर मंदिर के सामने भागी। उस दिन कोई भंडारा था जिसकी वजह से काफी भीड़ थी। उससे तो उठा भी नहीं जा रहा था। तभी एक गाड़ी रुकी। उसने देखा, गाड़ी से नरेंद्र उतरा और मंदिर के सामने खड़ा होकर गरीबों में कपड़े और कंबल बांटने लगा। झूमा हैरानी से उसे एकटक देखे जा रही थी। जब नरेंद्र की नजर झूमा पर पड़ी तो वो सब कुछ छोड़कर उसके करीब जाकर बैठ गया। तुम यहाँ कैसे? तुम चले जाओ यहाँ से,
मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती। जैसे मैंने इतनी जिंदगी गुजार ली वैसे आगे भी गुजार लूंगी। कहते कहते वो फूट फूट कर रोने लगी। नरेंद्र के पास कपड़े और कंबल लेने वाले लोगों की भीड़ लगी थी। बच्ची को नरेंद्र ने गोद में उठा लिया था और अपने साथ वाले आदमी से कहा, ये सब बांट दो। अरे तुम्हें तो तेज बुखार है। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। बिना मेरी बात सुने मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। चलो गाड़ी में बैठकर बात करते हैं। तुम पहले मेरी बात तो सुन लो। झुमा उठकर उसकी गाड़ी में आकर बैठ गई। उसकी आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उस रात जब मैं घर से निकला था तो मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। तुमको जगाया पर तुम बहुत गहरी नींद में सो रही थी। उस रात बहुत बारिश हो रही थी। मैंने सोचा कि दवा की दुकान से कोई दवाई ले आता हूँ, लेकिन रास्ते में ही पता नहीं कैसे मुझे चक्कर आ गया और मैं बेहोश होकर गिर गया। जब मुझे होश आया तो मैं गंगानगर के किसी अस्पताल में पड़ा हुआ था। गंगानगर? गंगानगर कैसे पहुँच गए? मैं वहाँ पूरी रात गिरा हुआ था और खून गिरने की वजह से मुझे कुछ होश नहीं था। सेठ जी अपनी गाड़ी से गंगानगर जा रहे थे। उन्होंने रात के अंधेरे में जब मुझे गिरे हुए देखा तो अपनी गाड़ी में डालकर मुझे गंगानगर ले गए। क्योंकि पीछे का रास्ता बारिश की वजह से पानी से भरा हुआ था, उन्हें घर पर पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी था। उन्होंने मुझे अस्पताल में भर्ती करवा दिया। 7-8 महीने मैं बेहोश पड़ा रहा। जब मुझे होश आया तो मैं चीखने लगा। तब सेठ जी ने मुझे हौसला दिया और मुझसे बोले, अरे कहाँ है तुम्हारा घर? मैं अभी कहाँ हूँ बेटा? तुम अभी गंगानगर के एक बड़े अस्पताल में हो। मैंने देखा कि मेरे पैरों का प्लास्टर कट चुका है। मैं तुम दोनों से मिलने के लिए बेचैन था। 2-4 दिनों के बाद जब मैं घर पहुंचा तो मकान मालिक ने बताया कि तुम 1 महीना पहले ही घर छोड़कर जा चुकी हो। झूमा, मेरी दुनिया लूट गई है। तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया झूमा? मैं अकेली औरत कितना इंतजार करती। काम भी छूट गया था। तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गई। तब से इसी मंदिर के सामने बैठकर भीख मांगती हूँ। चलो मेरे पास एक कमरा है। सेठ जी मुझे बहुत मानते हैं। उनकी गाड़ी में ही चलता हूँ। आज की दावत उन्होंने ही करवाई है। मुझे ये सामान बांटने को कहा था। वो तुम्हें देखकर बेहद खुश होंगे। हमारी मुश्किलों का दौर खत्म हो गया। झुमा नरेंद्र के साथ घर आ गई। दोनों इतने दिनों बाद मिले थे। उनकी बातें खत्म ही नहीं हो रही थी। उनकी जिंदगी खुशहाल हो गई। एक कस्बे में रवि अपने बेटे सोनू और बेटी सोनिया के साथ रहता है। उसकी बीवी का इंतकाल 1 महीने पहले ही हुआ है। रवीश शराबी किस्म का आदमी है और वह कोई काम नहीं करता। इसी की वजह से रवीश की बीवी का इंतकाल हुआ है, क्योंकि रवीश उसे रोज मारता था और शराब के लिए पैसे मांगता था। रानी रवीश की दूसरी बीवी थी। रवीश के बच्चे सुबह सो रहे हैं, तभी रवीश वहाँ आता है। अरे नालायकों, उठ जाओ और पैसे कमा कर ले आओ। अब्बू, हम कहाँ से लाए? ओए, ज्यादा सयाना मत बनो। मैं तेरा असली बाप नहीं हूँ, सौतेला बाप हूँ, सौतेला। तेरी माँ से दूसरी शादी इसलिए की थी ताकि वो मुझे कमा कर खिला सके। तुम दोनों के माँ बाप तो मर गए और तुम्हें मेरे ऊपर छोड़ गए। मैं कहाँ से लाऊं तुम्हारे लिए खाना? पापा, आप क्या कर रहे हो? हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब्बू, मुझे स्कूल जाना है। ओए, दोनों भाई बहन जाओ और जाकर पैसे कमा कर लाओ और शाम को पैसे लेकर ही घर लौटना, वरना इस घर से बाहर निकाल दूंगा। अब्बू, हम दोनों पैसे कमा लेंगे, लेकिन हमें घर से बाहर मत निकालिए। अरे ना 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 सोनिया, तू तो मेरी दौलत की चाबी है। तू तो मुझे रुपया देकर जाएगी, लेकिन शाम को मुझे मेरे पैसे जरूर चाहिए, नहीं तो सोच लेना। रवीश बच्चों को धमकी देकर वापस शराब पीकर सो जाता है। सोनू और सोनिया दोनों काम की तलाश में घूमते रहते हैं, लेकिन उन दोनों को काम नहीं मिलता। अब तक तो उनकी माँ कमा रही थी, तो इसलिए उन्हें बाहर की ज्यादा मालूमात नहीं है। भाईजान, लगता है आज हमें कोई काम नहीं मिलेगा। हाँ सोनिया, काम की तलाश में सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन अब तक 1 पैसे का भी काम हासिल नहीं हुआ। भाईजान, अब घर चलते हैं क्योंकि बहुत भूख लगी है। सोनिया, घर पर अम्मी नहीं है जो हमारे लिए खाना बनाएंगी। अम्मी नहीं है तो क्या हुआ, अब्बू तो है ना। तुमने सुबह सुना नहीं उन्होंने क्या कहा था? देख,
बहुत मार पड़ेगी अगर बिना पैसे लिए घर गए तो। अरे भाईजान, अब्बू की बात को इतनी संजीदगी से क्यों ले रहे हो? वो शराब के नशे में मजाक कर रहे थे। चलिए, जरूर अब्बू ने हमारे लिए खाना बनाया होगा और हमारा इंतजार कर रहे होंगे। तू तो जानती है ना कि अब तक अब्बू ने हमसे क्यों कुछ नहीं कहा था, क्योंकि अम्मी ने अब तक का राशन और शराब का इंतजाम पहले से ही कर दिया था। भाईजान, इतना मत सोचिए, चलिए घर चलते हैं, गर्मा गर्म खाना खाएंगे। गर्मा गर्म खाना नहीं, गर्मा गर्म थप्पड़ मिलेंगे। भाईजान, अब मुझे कुछ नहीं सुनना, चलिए जल्दी से घर चलिए। सोनू और सोनिया घर पहुंचते हैं। रवीश बच्चों को देखकर दौड़कर आता है और खुशी से उन्हें चूमने लगता है। वाह, तुम दोनों भी मेरे लिए बेकार नहीं हो। पैसा कमा कर लाए हो ना, अब मुझे कोई फिक्र नहीं है। मेरी जिंदगी ऐश से कटेगी। ला सोनू, अब तो मुझे अपनी पहली कमाई का दीदार करा दे, समझ गया? ला सोनिया, तू भी दे दे। सोनू और सोनिया सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। क्या हुआ, तुम लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? अब्बू, हमें पैसे नहीं मिले। पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं कि जाओ और जाकर झाड़ लो? उसके लिए काम करना पड़ता है, काम। लेकिन मुझे पहले से ही पता था कि तुम जिस सांप के सपोले हो, तुम इतनी आसानी से मेरी बात नहीं मानोगे। तुम्हारी अम्मी की तरह तुम्हें भी बेल्ट और डंडों से मारना पड़ेगा। रवीश डंडा लाकर दोनों को खूब मारता है। दोनों बच्चे रोते हुए रात को भूखे ही सो जाते हैं। उन्हें अपनी अम्मी की बहुत याद आती है। अगली सुबह दोनों भाई बहन एक चाय की दुकान पर काम करने लगते हैं और पैसे लाकर अपने सौतेले बाप को देते हैं। ऐसा करते हुए काफी वक्त गुजर जाता है और सर्दी आ जाती है। एक दिन सोनिया का बाहर से कुछ खाने का दिल चाहा, तो सोनू ने उसे बाहर के मोमोज लाके दे दिए और दोनों घर आ गए। लाओ, आज के पैसे दे दो। अब्बू, आज पैसे नहीं है। मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। अब्बू, आज हमारा कुछ खाने का दिल चाहा तो हमने खा लिया। रवीश को ये बात बर्दाश्त नहीं होती और वो सोनू और सोनिया की खूब पिटाई करता है और कड़ाके की ठंड में घर से बाहर निकाल देता है और खुद दरवाजा बंद करके शराब पीकर सो जाता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और रवीश सोनिया को बेचने का इरादा कर लेता है। उसके बाद वो शहर से एक सेठ को घर में बुलाता है और 1 लाख रुपए में उसका सौदा कर देता है। रवीश, तुम अपनी बेटी को बेचना क्यों चाहते हो? मुझे शराब के वास्ते और कुछ पैसे बुढ़ापे के वास्ते चाहिए, और मेरा बेटा तो मेरे लिए कमा ही रहा है। बहुत खूब कही तुमने, मुझे अब सब समझ में आ गया। अच्छा ये बताओ रवीश कि तुम्हारा बेटा महीने के कितने रुपए कमाता है? ये दोनों मिलकर महीने के 1500 रुपए कमा लेते हैं। तो ठीक है, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए देता हूँ, तुम इन दोनों को मुझे दे दो। अरे वाह, मेरा तो नसीब ही खुल गया। सेठ रवीश को 5 लाख रुपए देता है और सोनू और सोनिया को ले जाने लगता है। दोनों आंखों में आंसू लेकर चल देते हैं। बच्चों डरो मत, मैं एक बहुत बड़ा कारोबारी हूँ और मेरे पास बेइंतहा दौलत है। मेरी एक बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन मेरे पास बच्चे नहीं हैं। आज से तुम दोनों मेरे बच्चे हो। सोनू और सोनिया ये सुनकर बहुत खुश होते हैं। सेठ उन्हें अपने घर ले जाता है और अच्छे स्कूल में पढ़ाता है। फिर सोनू और सोनिया अरबों के मालिक बन जाते हैं। सेठ उन्हें बहुत प्यार करता है।